everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. नीट नाउ में हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रही हूँ आपकी आंखों के सामने है बायो मैग्निफिकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपने शायद अपनी कुछ छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट विल जस्ट ब्रश इट अप सो दैट आपकी नीट के लिए जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। उससे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक जरूर उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या है? बायो, हमें पता है बायो मीन्स लाइफ, राइट? मैग्निफिकेशन, सो मैग्नीफाई होना यानी कि बड़ा होना। सो ये हम लोगों को समझ में आता है, बट क्या ये लिटरल मीनिंग लेना सही है या इसके पीछे कुछ और है? इसके पीछे कुछ और है, और वो है unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction, processing, chemical manufacturing, etc. contain toxic substances. अब सिर्फ और सिर्फ हम अगर इंडस्ट्रीज की ही बात करें, ठीक है, सो काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो भी उनके एफ्लुएंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कई सारे, बहुत सारे डोमेस्टिक सीवेज से हटके, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, टॉक्सिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा, एक तरीके से अगर लिटरली हिंदी में लेना हो, टॉक्सिक को हम कहेंगे जो विष जैसी चीजें होती है, राइट? सो टॉक्सिक दैट कैन किल, ये हो गया आपका मीनिंग। अब हम जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेपर इंडस्ट्रीज की, पेट्रोलियम की, केमिकल इंडस्ट्रीज की, सोप मेकिंग वगैरह की, जहाँ भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं आपके वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही, राइट? या तो ग्राउंड वाटर में सीपेज होगी, वो और ज़्यादा खराब है, या फिर डायरेक्टली रिवर बॉडीज में हम लोग डाल देते हैं। चलिए, रिवर बॉडीज में डाल दिया, अब रिवर बॉडी जो है उससे होते होते वो कहाँ जाएंगे? सी तक पहुंच जाएंगे। रिवर बॉडी में भी काफी लंबे समय तक रहेंगे। तो कभी सोचा है आपने कि जो केमिकल्स हैं, ये जो टॉक्सिन्स हैं, क्या ये जो समुद्र में या फिर आपके जो रिवर में या वेरियस ऑर्गेनिजम्स, क्या उनको इफेक्ट नहीं करेगा? जो भी आपके रिवर का या आपके ओशंस का, सीज का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको इफेक्ट नहीं करेगा? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटी छोटी फिश। सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हमें यहाँ समझ में आएगी इस कॉन्सेप्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वहां तक लिमिटेड नहीं रह गई है, ये हमको भी इफेक्ट करेंगे। कैसे? लेट अस सी। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी जो कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इनका एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट मतलब जो चीज़ें उनसे एज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाती हैं, उसमें कई सारे टॉक्सिक चीज़ें पाई जाती हैं। हैवी मेटल्स, अब हैवी मेटल्स क्या होते हैं आपके? डिफाइंड एज एलिमेंट्स विद डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लीड एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हैवी मेटल्स इसीलिए कहा जाता है, एंड दीज आर आल्सो वेरी टॉक्सिक, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये ऑफन काफी ज्यादा आपका जो टॉक्सिक मटेरियल आपके रिवर में या कहीं भी ओशन में जा रहा है उसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें, ये अगर इंडस्ट्री से आपका कोई एफ्लुएंट है, ठीक है, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट है ये, तो यहाँ पे जो पानी छोड़ा जाता है, जो पानी आपका रिवर बॉडीज में डाला जाता है, नॉट ट्रीटेड, इवन इफ इट इज ट्रीटेड एंड इवन इफ इट इज नॉट रिमूव्ड विद दीज एलिमेंट्स, ठीक है, यानी उसको ठीक तरीके से क्लीन किया गया है, लेकिन कैडमियम, मर्क्यूरी जैसी चीजें अगर उसमें से रिमूव नहीं की गई हैं तो ये पानी उसमें रह गई। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन होता है लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, इन सब चीज़ों को हटाना। देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व। अब प्रोसेसेस हैं तो पैसा भी है, अब इतनी मेहनत कौन करे? कई सारे जो हैं इन हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो प्रोसेसेस हैं फ्री में तो होते नहीं हैं, इनके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर रिमूविंग हैवी मेटल्स जो कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको काफ़ी सारे नियम पालन जो हैं वो करने पड़ते हैं। अब जनरली जो होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता।
होता। सो डायरेक्टली आपके जो हैवी मेटल्स हैं वो आपके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में देखे जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, कॉपर भी है, आर्सेनिक जैसी हार्मफुल चीजें तक जनरली इंडस्ट्रीज रिवर बॉडीज में छोड़ देते हैं। रूल्स रेगुलेशन तो ये हैं कि जो भी आपका रिवर बॉडी में वाटर जा रहा है, इट शुड बी क्लीन ऑफ एनीथिंग, वो क्लीन होना चाहिए, बट लोग जनरली ये फॉलो नहीं करते। नाउ नेक्स्ट, a few toxic substances often present in industrial wastewaters can undergo biological magnification, जिसको हम biomagnification कहते हैं, in the aquatic food chain। जो aquatic food chain है इसमें सबसे ज्यादा ये आपको देखने को मिलती है, right? Okay, biomagnification refers to increase in concentration of the toxicant at successive trophic level। पढ़ने में बहुत बड़ी लगती है, समझने में आसान है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कह रही है कि जो भी हमारी फूड चेन है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई आपका टॉक्सिकेंट है, ठीक है, लेट अस से कि आपकी यहाँ पे मर्क्यूरी है। अभी मर्क्यूरी का एक तरफ पे लेवल जो है वो कुछ पर्टिकुलर है, जनरली हम लोग सिर्फ समझने के लिए लिख देते हैं कि चलिए 1 है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं देंगे हम, 1 है। सेकेंड पे जाएगी तो ये हो सकता है ये 1.5 हो जाए, हो सकता है लेवल 3 पे आते आते ये 2 हो जाए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे मर्क्यूरी का भी स्तर जो है, जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो यही है आपकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या हम जिसको कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट, जो मेरा टॉक्सिकेंट है यहाँ पे मर्क्यूरी, उसका लेवल राइज हो रहा है विद द लेवल जो कि आपके ट्रॉफिक लेवल्स पे राइज हो रहे हैं। जैसे अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, सबसे पहले नीचे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन, फिश, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इस तरीके से होगा। तो जैसे जैसे एक एक पायदान आप चढ़ते जाएंगे ऊपर, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, वैसे वैसे आपके टॉक्सिकेंट का, यानी कि जो चीज़ आपकी केमिकल है, यहाँ पे हैवी मेटल जो है उसका जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बायो मैग्निफिकेशन। नाउ नेक्स्ट में हम बात करेंगे, दिस हैपेंस बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and is thus passed on to the next higher trophic level। हैवी मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ये मेटाबोलाइज नहीं होते। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो पूरा प्रोसेस है हमारा वो नहीं हो पाता है, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपकी, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी से। अब ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, इसको तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो इससे क्या होगा, जो चीज़ एक्सक्रीट नहीं हुई है, मेटाबोलाइज नहीं हुई है, वो अपने से एक एक ऊपर वाले लेवल में जमा होती जा रही है। इट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट होना यानी कि जमा होते जाना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है उस पे पास ऑन होता जाएगा। सो इसीलिए इसको बायो मैग्निफिकेशन कह रहे हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, वैसे वैसे जो आपका हैवी मेटल है या जो आपका टॉक्सिकेंट है वो मैग्नीफाई हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। दिस phenomenon is well known for mercury and DDT। DDT हालांकि बैन है, बट अभी भी DDT बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज होती है। DDT इंसेक्ट्स को भगाने के लिए या फिर आपके स्प्रेज जो होते हैं उनमें भी कहीं ज़्यादा यूज होती है। DDT इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल। अगर देखा जाए DDT बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड यूज नहीं करनी चाहिए, बट हम लोग करते हैं बिकॉज हम लोगों को एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है ना, हम लोगों को अपना देखना है। वी आर काइंड ऑफ सेल्फिश पीपल ना। यहाँ पे ये जो चार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि किस तरीके से हमारी DDT जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सबसे पहले अगर हम देखें, दिया है वाटर, ठीक है, वाटर का कितना दिया है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, बिलियंस में आपके जो भी DDT है वो सिर्फ है आपकी 0.003।
लेकिन इससे ऊपर लेवल जब बढ़ा हमारा आया ज़ूप्लैंक्टन में आते आते ये 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है, यानी पर मिलियन में आपका 0.04। इससे ऊपर आपकी स्मॉल फिश में, ठीक है, जो आपकी स्मॉल फिश है इसमें 0.5 पार्ट्स पर मिलियन है ना, खतरनाक चीज। जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ तो पार्ट्स पर बिलियन था, यहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन से मिलियन हुआ, और यहाँ पे 0.04 जो चीज थी वो यहाँ पे 0.5 ही आ गई है। अब अगर हम बात करें लार्ज फिश की, ठीक है, लार्ज फिश में 2 पार्ट्स पर मिलियन, यानी पर मिलियन लार्ज फिश में 2 फिश ऐसी हैं जो अच्छी खासी डीडीटी से कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके ऊपर जो आपकी फिश ईटिंग लार्ज बर्ड्स होती हैं, जैसे कि ईगल हो गया, इवन योर वल्चर, यहाँ तो हद हो गई है बिकॉज इट इज 25 पार्ट्स पर मिलियन। ये हालत है, यानी आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर गेटिंग अफेक्टेड एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। धीरे धीरे लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, आपकी डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए बट होती है। अच्छा, जनरली होता क्या है ना कि इस तरीके से जो कोई छोटी फिश है उसको एक बड़ी फिश खा जाती है। अब क्योंकि छोटे फिश में ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू जो थी, अब ये एक फिश से गुजारा तो होगा नहीं इसका। द फिश, लार्जर फिश विल कीप ऑन ईटिंग, है ना, जो लार्ज फिश है वो और खाती जाएगी। अब क्योंकि छोटी फिश इसके अंदर है और उसके अंदर भी आपकी मर्क्यूरी या डीडीटी जो थी वो मेटाबोलाइज नहीं हुई, डीडीटी या जो मर्क्यूरी है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, भरता जाएगा। अल्टीमेटली अगर कोई लार्ज फिश किसी ईगल द्वारा या वल्चर द्वारा खा ली जाती है तो यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे वो इस बर्ड में भी पास ऑन हो जाएगी। अब बर्ड में पास ऑन होगी यानी कि आपकी एक्वेटिक फूड चेन से निकल के वो बाहर आ गई है। Sometimes there are people who eat birds also. If they do not eat birds, eggs तो खाते ही हैं, है ना। सो यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी है कि शुरुआत भले ही एक्वेटिक हो लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये फूड वेब में कहीं और भी घुस जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर बर्ड है जिसने इस तरीके की फिश खाई है, ठीक है, और उसका एग है, अगर वो एग हमने खा लिया तो हमारे अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इफ यू जस्ट लुक अप, ठीक है, अगर आप बहुत इंटरनेट savvy है, अगर आप ढूंढेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक दैट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इन अस। हमारे अंदर प्लास्टिक जमा हो रहा है। कहाँ से आ रहा है ये प्लास्टिक? हम ही तो बना रहे हैं, ठीक है। जो इतना कूड़ा फैला होता है जो हम बहुत अच्छे से पानी में डाल देते हैं वो कहीं ना कहीं लौट के चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। दिस इज रियली वरीसम बिकॉज अगर ये हमारे साथ एक्यूमुलेट होती गई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मोड़ आएगा जब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होंगी। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लिए कम से कम सेल्फिश वी आर, कम से कम हम अपने लिए ही इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो डीडीटी का स्प्रे है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, जो कि ठीक से क्लियर नहीं किए जाते हैं, उनको एटलीस्ट हम स्टॉप कर दें ना। अब अगर हम देखें तो बर्ड्स में भी डीडीटी कॉन्सेंट्रेट हो गया है। अब ये बेसिकली डीडीटी करता क्या है? High concentrations of DDT disturb calcium metabolism in birds, which causes thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing decline in bird population. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमने पढ़ा है कि कितनी मुश्किल से हम लोग कुछ स्पीशीज को बचा पा रहे हैं एक्सटिंक्ट होने से। हाउ डिफिकल्ट इट इज कि किसी स्पीशीज को अगर मुझे बचाना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, कितना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे हम ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। वो एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। हम क्योर ढूंढ रहे कि किस तरीके से हम संभाल लें, बट यहाँ पे जो प्रिवेंशन के मेजर्स हैं कि वो स्टेज ही ना आए उन पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर मैं बात करूँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी की, जैसा कि लिखा है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ हो गई। कैल्शियम हमारी बॉडी में अलग रोल प्ले करता है, पार्ट प्ले करता है, बर्ड्स में अलग प्ले करता है। अब अगर बर्ड्स में
बात क्या आएगी, जो आपके एग्स होते हैं उनके जो शेल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया और यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो रही है। प्रीमेच्योर ब्रेकिंग मतलब आपने कभी देखा होगा कि जो अंडा होता है उसको अपने आप अंदर से तोड़ के जो भी बेबी बर्ड होती है, चूजा जो होता है, वो बाहर निकलता है। बट एक चीज है कि जो एग शेल है दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड, राइट। सो अगर वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो पहले ही टूट जा रही है, इससे पहले कि वो जो बेबी बर्ड है वो बड़ा हो, तो द बेबी बर्ड विल नॉट बी बॉर्न। वो जैसे हम लोग कभी अंडा तोड़ते हैं तो योक और एग वाइट दिखता है हमको, जैसे हम लोग जो एग्स खाते हैं नॉर्मली उनमें, उसी तरीके से बह के निकल जाएंगे। अब इससे क्या होगा, क्योंकि एग्स आर ब्रेकिंग प्रीमेच्योरली, तो बेबीज फॉर्म नहीं होंगी। बेबीज नहीं यानी बर्ड्स नहीं, बर्ड्स नहीं यानी कि बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन, अल्टीमेटली एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। तो जहां हम बायोडाइवर्सिटी में बात करते हैं कि किस तरीके से बचाया जाए, हमको ये समझना जरूरी है दैट इफ वी स्टॉप दिस, हमें बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही बच जाएंगे। सी हम लोग इनके लिए सर्वाइवल्स का काम जो है वो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, ये इनको बहुत अच्छे से सर्वाइव करना आता है, बट इनको वो मौका तो मिले, इनको वो एरिना तो मिले जहाँ ये अपने आप सर्वाइव कर पाए। अगर हम सब कुछ पॉल्यूट कर देंगे, सब कुछ दूषित कर देंगे, देन हाउ विल इट बी पॉसिबल, राइट। सो ये चीज हमारे लिए समझने वाली है कि अगर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग कंटिन्यू होती रही, थिनिंग ऑफ शेल्स कंटिन्यू होता रहे, तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जाएगी, और वैसे ही ऑलरेडी जो लार्जर बर्ड्स हैं कहीं ज़्यादा एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। वर्चर, बॉल्ड ईगल, ये ऑलरेडी कहीं ज़्यादा थ्रेटन स्पीशीज है। सो दिस एक्चुअली नीड्स टू बी स्टॉप, इसको रोका जाना चाहिए। यहाँ कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारी इमेजेस डीडीटी की वजह से हैं। ये जो आपकी थिनिंग ऑफ एग शेल है, शेल जो है वो मजबूत नहीं है। हमने देखा होगा अगर आप एग्स खाते हैं, एग को आपको फोड़ना पड़ता है, यू हैव टू यूज अ हार्ड सर्फेस, स्पून या किसी चीज से आप तोड़ते हैं। अब वो तोड़ते हैं तभी वो स्ट्रांग है, राइट। यहाँ पे वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, यहाँ पे वो एकदम थिन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसी तरीके से थिनिंग हो के जो एग के अंदर के कंटेंट्स है वो बाहर आ गए हैं। सो ऑब्वियसली जो बर्ड्स के बेबीज हैं दे विल नॉट बी फॉर्म। यहाँ पे अगेन इफ यू सी शेल इस तरीके से होता है कुछ प्रोमिनेंटली, बट इस तरीके से होते जा रहे हैं, क्रश होते जा रहे हैं अपने आप में, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज टेकन केयर ऑफ कि ये ना हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। आई होप आपको समझ आया हो, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इन केस इफ यू थिंक कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए या कोई चीज़ मिस हो गई है या आपको समझ नहीं आया है, राइट डाउन इन द कमेंट्स। आप बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम लोग उन पे लेक्चर्स जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। देयर ऑलरेडी अ नंबर ऑफ लेक्चर्स, यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो। सो मेरी यही गुजारिश है दैट ऑल्दो हमारे पास अभी टाइम है, तकरीबन अब दिसंबर भी आ गया है, मई में अगर एग्जाम होता है, वी हैव अ फ्यू मंथ्स, बट इट इज बेटर एंड ऑलवेज गुड फॉर एन अर्ली स्टार्ट। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी कि जो जल्दी शुरुआत करते हैं उनको सफलता मिलती है। सो इट्स बेटर कि आप अभी से अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि एंड में आके जो गड़बड़ होती है ना, जो टेंशन वाली चीज़ होती है वो ना हो। मेक योर ओन नोट्स, इफ़ यू नीड हेल्प इन नोट्स लेट अस नो, हमें बताइएगा, हम जितनी हेल्प कर पाएंगे आपकी ज़रूर करेंगे, ठीक है। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।